मोहम्मद बिन तुगलक का आज दूसरा एपिसोड है, भाग 2। देखिएगा, एमबीटी का मूल नाम जुना खान या जोना खान था। एमबीटी जो उपाधि धारण किया हुआ था उलूग खां की उपाधि था। क्या उलूग खां की उपाधि था। इनके दरबार में 2 जैन मुनि रहा करते थे। एक का नाम राजशेखर था और दूसरे का नाम जीन प्रभ सूरी था। इन्हीं जैन मुनियों से ये प्रभावित होकर ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में पहली बार सती प्रथा जैसी कुरीति पर इन्होंने प्रहार किया, रोक लगाने का प्रयास किया। और याद रखिएगा, इसीलिए इन्हें अकबर का पूर्वगामी शासक अर्थात दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जो अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, तो वह एमबीटी माना जाता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक माना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली, होली, दशहरा को बड़े उमंग के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया करते थे। जैसे मुगल शासन काल में अकबर सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता था, ठीक उसी प्रकार से ये भी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। कारण ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। इनके आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने कहा था गियासुद्दीन तुगलक को, हुजूर दिल्ली दूर हंतो। क्या कहा था? हुजूर दिल्ली दूर हंतो, और दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया। उसकी श्राप से ऐसा कहा जाता है, उसकी श्राप से अफगानपुर में लकड़ी के महल में दबकर ग्यास की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है? इसके बाद जो स्थितियां थी, एमबीटी ने अपना जो राज्याभिषेक कराया था बलबन के लाल महल में करवाया था। बलबन के द्वारा जो लाल किले का निर्माण कराया गया था, लाल महल का निर्माण कराया गया था, इसी लाल महल में इन्होंने अपनी राज्याभिषेक कराया। साथ ही साथ इनके शासन के दौरान जो इब्न बतूता, मोरक्को अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए। और याद रखिएगा कि जब भारत इब्न बतूता आया था, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम था रेहला। क्या? रेहला। तो अब यहां प्रश्न आता है कि रेहला इब्न बतूता ने किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। और याद रखिएगा कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो रेहला से प्राप्त होती है, या मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो इब्न बतूता द्वारा रचित रेहला से। इसके बाद इन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ये प्रथम मुस्लिम शासक थे जिसने भारतीय हिंदू व मुसलमानों को अपनी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रारंभ करी। और यही कारण है, बरनी कहता है तू जुल्हा है, तू नाई है, तू छिछोरा है, तू रसोइया है। काहे भैया? तू माली है। तो काहे? क्योंकि वो विदेशी आक्रांताओं का वर्णन करता था। और यहां तो मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं को अपनी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति करना शुरू कर दी। साथ ही साथ खुरासान अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का एक प्रथम शासक था। खुरासान मध्य एशिया, ईरान वाले क्षेत्र। देखिएगा कि इससे पहले जो भी होते थे कि मध्य एशिया वाले भारत पर आक्रमण करते थे, मध्य एशिया वाले भारत पर आक्रमण किया करते थे। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक बना जिसने
खुरासान मध्य एशिया के ऊपर करने की योजना बनाई। साथ ही साथ 3,70,000 सेना का एक संगठन तैयार किया। इन सभी सेनाओं को अग्रिम वेतन दिया। खाकर भाग गए। क्या हुए? खा भी लिए और भाग गए। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। क्या हुई? अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरी बात, क्रांचिल अभियान करने वाला ये प्रथम शासक था। क्रांचिल कहे तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहे तो चीन का उस पर दबदबा था, प्रभाव था। इस प्रभाव को कम करने का इन्होंने प्रयास किया, फिर भी अभियान असफल रहा। अब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था जो सरकार की, जो शासन व्यवस्था की, जो अर्थव्यवस्था थी, जो सुल्तान की अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो द्वाब क्षेत्र थे, गंगा यमुना और कृष्णा कावेरी वाले, इन द्वाब क्षेत्रों में जो टैक्स था, जो राजस्व शुल्क था, वो राजस्व शुल्क 1/2 कर दिया। क्या कर दिया? 1/2 कर दी। और राजस्व शुल्क जैसे इन्होंने 1/2 करी, अकाल पड़ गए। कहने का मतलब सिर मुड़ाए ओले पड़ गए। नहीं, सिर मुड़ाए ओले पड़ गए, अकाल पड़ा। और अकाल पड़ा तो दिखेगा, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने इन क्षेत्रों में लगभग 1.5 वर्षों तक शिविर किए, कृषि कार्य के लिए चक्रवर्धन पद्धति अपनाई, किसानों को तत्काल ऋण दिए, किसानों को बेल दिए, किसानों को भरपूर सहयोग दिया और सोन घर का निर्माण कराया। सोन घर के माध्यम से किसानों की सारी सुविधा मुहैया कराई जाती थी। किसान बेल भी ले लिए, तत्काल ऋण भी ले लिए। चक्रवर्धन पद्धति के द्वारा जो कृषि कार्य में जो कार्य होते थे, सारी सुविधा भी ले लिए और खाकर भाग गए। योजना क्या हुआ? विफल हो गई। और विफल होने का एक ही कारण था कि इनके अधिकारी ही करप्ट हो गए, इनके अधिकारी ही भ्रष्ट हो गए, घूसखोर हो गए। और घूसखोर अधिकारी जब हो जाएंगे तो सरकार का क्या होगा? सोचिए। ये भी स्थिति क्या हुई? ये भी असफल हो गए। योजना क्या हुई? असफल हो गई। योजना तो बहुत अच्छे अच्छे लाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, योजनाएं बहुत टॉप क्लास की थी, लेकिन सफल नहीं होती थी। मतलब सोना छूते थे लोहा होता था, है कि नहीं जी? बेचारे देखिएगा यहां MBT, थोड़ा देखिएगा। ये पहला शासक था जिसने खुरासान अभियान किया था। अभियान किया। खुरासान कहे तो मध्य एशिया, ईरान। क्या? ईरान। और इसके लिए इन्होंने 3,70,000 जो सेना का एक संगठन बनाया। अग्रिम वेतन क्या किया? अग्रिम वेतन दिया, खाकर भाग गए। ये पहले ऐसे शासक थे जिसने कराचिल अभियान किए। क्या? कराचिल अभियान। कराचिल अभियान करने वाला प्रथम शासक था। कराचिल अभियान करने वाला प्रथम शासक था। कराचिल कहे तो कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय। और देखिएगा कि कुमायूं हिमालय क्षेत्र पर चीनियों का जो प्रभुत्व था, उस प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने कराचिल अभियान करे। लेकिन देखिए यहां स्थिति क्या होती है
कि यहाँ 10,000 सैनिक भेजे जाते हैं। कितने? 10,000 सैनिक भेजे जाते हैं और 10,000 में मात्र 10 सैनिक आते हैं। कारण कि एक तो सबसे बड़ी कारण क्या थी कि प्लेग रोग और दूसरी बर्फबारी। क्या? बर्फबारी व प्लेग रोग से सैनिक मारे गए। क्या हुए? सैनिक मारे गए। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा क्या होता है कि जब इतने घाटे लग जाते हैं, घाटे पे घाटे लगते जा रहे हैं ना, घाटे पे घाटे लगते जा रहे हैं, सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो सरकार की जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही है तो इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जो शासक है वो शासक तो जनता पर टैक्स लगाएगा। तो टैक्स उन क्षेत्रों पर लगाया इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं थे कि थोप दो, बस लेना है तो लेना है, बात खत्म, आप चाहे जहां से ला कर दो। इन्होंने क्या किया कि द्वाब क्षेत्र पर जहां पर कृषि उपज अच्छे होते थे, इन क्षेत्रों पर इन्होंने टैक्स लगा दिए और टैक्स की जो सीमा थी वो सीमा 1/2 कर दी। मतलब जो कृषि टैक्स था उसको बढ़ाकर 1/2 कर दिया और 1/2 करे पड़ गया अकाल। क्या पड़ा हो? अकाल। सूखे पड़ गए, सिर मुड़वाए ओले पड़ गए, अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो इन्होंने किसानों की सहायता हेतु सोनघर, क्या? सोनघर बनवाए। क्लियर? अब देखिए क्या होता है सोनघर। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं यहां पे शिविर करी, चक्रवर्धन पद्धति अपनाया, किसानों को चक्रवर्धन पद्धति के माध्यम से कृषि करवाया, फसल लगवाए, किसानों को अग्रिम ऋण, तत्कालीन ऋण तक दे डाली। लेकिन इनके भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये भी योजना असफल रही। क्या रही हो? असफल रही। मतलब सफलता हाथ लगने को नहीं लग रही है, दूर दूर तक नहीं लगता है कि सफलता हाथ लगेगी। बेचारे इतने बढ़िया आदमी थे कि इनके ही शासनकाल में 2 राज्यों का अभ्युदय भी हो जाता है ना। चलिए देखिए, सोनघर के माध्यम से किसानों को फ्री में अनाज देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। अब देखिए क्या होता है। इन्होंने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। क्या करी? सांकेतिक मुद्रा चलाई। और सांकेतिक जो मुद्रा था, उस सांकेतिक मुद्रा में चांदी का टंका और तांबे का जीतल। क्लियर? ये 2 प्रकार की जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। तो चांदी को लोगों में, मतलब चांदी का क्षरण रोकने के लिए टंका और जीतल का जो वैल्यू था वो वैल्यू बराबर कर दिया, समान कर दी। अब लोगों ने क्या किया कि तांबे के नकली सिक्के बना डाले। क्या किए? तांबे के नकली सिक्के बना डाले। लो, बराबर ही तो है, क्या? नकली सिक्के बना डाले। अब क्या होता है कि फिर वही बात हुई कि सिर मुड़वाए ओले पड़ गए। ये भी योजना इनकी विफल हो गई। मतलब जो योजना लाते थे, योजना सफल होती ही नहीं थी। ऐसा ठान ही लिए थे कि योजना हमारी सफल ना हो। कौन? इनके अधिकारीगण। तो लोगों ने जित्तल बनवा डाले, तांबे के सिक्के बनवा डाले और जो क्षरण रोकने के लिए इनकी जो योजना थी, ये योजना विफल हो गई। अगली बात, उसके बाद क्या हुआ कि ये बेचारे दिल्ली में रहा करते थे, राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया कि अब राजधानी दिल्ली से क्या किया कि देवगिरी स्थापित कर दी। राजधानी दिल्ली से क्या किया कि अब देवगिरी लेकर चले गए। और इसीलिए लेकर गए कि दिल्ली के लोग कहते थे, निकल जा सुल्तान, थोड़ा देख लेते, आ जाओ यमुना किनारे। कहाँ जाओ? यमुना किनारे आकर देख लेते हैं।
जनता इनको भद्दी भद्दी गालियां लेकर भेजा करती थी। जब ये सुबह में अर्ली टाइम जब दरवाजे पे जाते थे, पार्सल आया हुआ करता था, पार्सल सामने पड़ा रहता था, लेटर पड़े रहते थे, और उस लेटर में भद्दी भद्दी गालियां होती थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। जनता लिखा करती थी। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से अब राजधानी को देवगिरी स्थापित कर दी, और देवगिरी इसलिए स्थापित किया कि देवगिरी स्थापित करी, और देवगिरी का नाम देखिएगा, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, दौलताबाद कर दिया, ताकि इनके शासन काल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था, इस सर्वाधिक विस्तार पर नियंत्रण पाने के लिए स्थापित इस मध्य केंद्र में लेकर चले गए, मध्य भाग में लेकर चले गए, ताकि वहां से दक्षिण में और उत्तर में आसानी से शासन स्थापित किया जा सके, शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। और दिल्ली के लोगों से एक परेशान थे शासक, इसके कारण भी ये अपने स्थान बदल लिए, और तब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के लोगों को अब सर्च करना शुरू कर दिया कि किसने गालियां लिखी थी मुझे। ऐसा कहा जाता है कि जब दिल्ली में सर्च अभियान चलाया गया, जब जांच हुआ, तो दिल्ली के सारी की सारी दिल्ली वीरान सी पड़ गई। वहां बचे थे कौन? एक अंधा और अपंग, कुत्ते और बिल्ली, बाकी हो गई खाली दिल्ली। क्लियर? सारे के सारे लोग भाग गए डर से, है ना। तो ये थे आपके दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने ले गई? मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गया। और याद रखिएगा कि दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी ले गया, दौलताबाद का जो नाम था वो देवगिरी था। देवगिरी का नाम बदलने वाला शासक एमबीटी, कौन? एमबीटी था। राजधानी दौलताबाद स्थापित किया कौन? सल्तनत कालीन ये प्रथम शासक था जिसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थापित किया। ये प्रश्न बार बार पूछता है। एमबीटी की जब मृत्यु हो जाती है, क्या होती है? जब मृत्यु हो जाती है तो देखिएगा कि एक इतिहासकार कहते हैं कि सुल्तान को जनता से, अंततः सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसके मरने पर? एमबीटी के मरने पर। देखिएगा कि भोले भाले लोगों की इस संसार में जगह नहीं मिलती है। लोग मतलब भोले लोगों को क्या बोलते हैं कि उंगली करना शुरू कर देते हैं, है ना। वैसे ही इस शासक के साथ हुआ। लोग धमकी भरी गाली देते थे। बताइए, आ जाओ यमुना किनारे देख लेंगे कि यमुना किनारे बुलाते थे। अरे दिल्ली यमुना किनारे है कि नहीं? तो यमुना किनारे बुलाते थे इसको, एमबीटी को। इसके शासन काल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अब देखिएगा क्या होता है कि इनके ही शासन काल में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं। विस्तार होगा तो विद्रोह होगा ही, लाजमी है। दूसरी बात कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की बात यदि आती है तो चीन में चला। कहां? चीन में चला। और देखिएगा चीन में कहा तो कबुलाई खान के द्वारा। किसके द्वारा? कबुलाई खान के द्वारा। जो चीनी व्यक्ति थे, कबुलाई खान के द्वारा पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाया गया। एमबीटी ने किसानों की सहायता हेतु एक विभाग बनाया था। इस विभाग का नाम था दीवाने कोही। क्या? किसानों की सहायता हेतु, किसानों की सहायता हेतु किसने? एमबीटी ने क्या बनाया? विभाग। कौन सा? दीवान ए कोही, दीवाने कोही। और इसके सहायता मतलब ये सहायता करते थे किसानों की। क्या करते थे? किसानों की सहायता करते थे। दूसरी बात, इन्हीं के शासन काल में दक्षिण में दो नए राज्यों का अभ्युदय होता है। एक हिंदू राज्य जो होता है, देखिएगा हिंदू साम्राज्य, नाम होता है विजयनगर।
हैं 1336 में। कब? 1336 में दो भाइयों ने किया हरिहर एवं बुक्का। राजधानी की बात करें तो हम्पी। कहा? हम्पी। अब देखिए ये हिंदू थे और दूसरा जो राज्य हुआ वो दूसरा राज्य का जो अभ्युदय हुआ बहमनी राज्य। किसका? बहमनी। बहमनी साम्राज्य। और बहमनी जो था ये मुस्लिम था। क्या? मुस्लिम साम्राज्य। और मुस्लिम साम्राज्य कहे तो हसन गंगू। संस्थापक कौन? हसन गंगू। और बात करें कब तो 1347 में 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य का नींव रखा गया। अब देखिए एक चीज, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? बड़ी खूबसूरत खूबसूरत नाम से उपाधियों से इनको नवाजा गया है। और कैसे? तो देखिएगा कि इन्हें आदर्शवादी, क्या? इन्हें आदर्शवादी अभागा। क्या? आदर्शवादी अभागा, पढ़ा लिखा मूर्ख, क्या? पढ़ा लिखा मूर्ख, पागल, रक्त पिशासु, स्वप्नशील शासक भी कहा जाता है। क्या? स्वप्नशील शासक भी कहा जाता है। तो इसी के साथ एनबीटी समाप्त। अगले एपिसोड में होंगे फिरोज शाह तुगलक के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।